अगर आप बहुत जल्द सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल सोचने से काम चलेगा नहीं, आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत आप सही डायरेक्शन में कीजिए तो ही आप जल्दी से सिलेक्शन ले पाएंगे। उसके लिए आप क्या करिए, तो आप हमारे साथ जुड़िए और उसके लिए हमारे चैनल पे पढ़े मैराथन को आपको देखना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट वाइज है और चैप्टर वाइज है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए खास है और ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है सिवाय एग्जामपुर भैया के चैनल पे। तो चलिए, आज के मैराथन में हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं। चाहे आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, आप कहीं के लिए भी करते हो या बीपीएससी टीचर के लिए, किसी के लिए भी पढ़ते हो, अगर आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स आता है तो आप इस क्लास को लगा कर जाना, आपका फिजिक्स से सवाल नहीं छूटेंगे। और ऐसा क्लास फ़िलहाल यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है, ये क्लास आपके लिए खास है। तो चलिए, आज पूरा का पूरा मैराथन लगा लीजिए, शुरू से अंत तक लगाइएगा इसको, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। और थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है, सो थोड़ा कॉपरेट भी करिएगा, बोलने में थोड़ा परेशानी हो रहा है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन को, एंड लास्ट तक बने रहिएगा तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। और बस थोड़ा देर देख के उसके बाद चले जाना, इससे आपका ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर कौन सा है, तो मापन के नाम से आज चैप्टर हम लोग देखेंगे। आपने 11th या 12th में जो पढ़ा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा, या हिंदी में मापन और इकाई के नाम से चैप्टर पढ़ा होगा। यहाँ से जितने भी सवाल बने हुए उन सभी को देखेंगे और फिजिक्स पूरा कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। और आप शुरू से अंत तक बने रहना अगर आपको जल्दी से सिलेक्शन चाहिए और बाकी बच्चों से अगर आपको आगे निकलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन को। तो एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो प्रकाश वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या मापता है, तो ये मापता है दूरी, यानी ये दूरी का यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो सीधा सीधा आपसे पूछा है कि वर्षा मापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, इसको कहते हैं रैन गेज। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख, और मैंने सवाल ही आपको 2 नंबर से स्टार्ट किया, 1 नंबर पे ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा आप जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर मत करना, तो मैं भी ऐसे करने से क्या होगा आपको पता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई पूछा है, तो इकाई होता है इसका टेस्ला। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा है, तो आवेग यानी इम्पल्स की बात हो रही है, तो इम्पल्स का अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगा कौन सा, तो एन एस यानी न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल की प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट की अगर बात करूँ तो ये हो जाता है ओम। अगला है कि शक्ति, यानी जो पावर कहते हैं इसको आप, पावर यानी पावर बराबर होता है क्या है, तो फार्मूला अगर आप लिखने जानते हैं तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है W/T। डब्लू क्या होता है, तो वर्क होता है, टी क्या होता है, टाइम होता है। तो आप अब यहाँ से लिख सकते हैं वर्क को, क्या लिखेंगे, तो वर्क को लिख सकते हैं mgh लिख सकते हैं, हाफ mv² लिख सकते हैं। आप इसको बना लीजिएगा। तो डायरेक्ट अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर जो यहाँ पे होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर में बी क्या है, तो m1 l पे पावर 2 और t-3, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ऊर्जा के एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बात हो रही है एसआई यूनिट का, तो एसआई मात्रक होता है जूल, तो 7 का बी हो जाएगा। और अगर आपसे ये कहता है कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, तो उसको कहते हैं अर्ग। ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान का अगर एसआई मात्रक की बात करूँ तो ये हो जाएगा कैल्विन, ठीक है। उसके बाद है पार्सिक, किसका मात्रक होता है, तो पार्सिक जो यूनिट होता है ये दूरी का होता है और सबसे बड़ा इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो प्रतिबल की एसआई यूनिट होती है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है, तो यहाँ पे आप जो कथन देख रहे हैं तो इनमें से विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो ये बिल्कुल सही है और यही कथन सही हो जाएगा हमारा। बाकी कथन कहीं ना कहीं गलत है, आप इसको पढ़ के देखिए। कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार की एसआई मात्रक है, तो कैंडेला की अगर मैं बात करूं तो ये होता है ज्योति तीव्रता या दीप्त तीव्रता का एसआई यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घन मीटर, जिसको कहते हो मीटर क्यूब, ये किसका व्युत्पन्न राशि है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये होता है वॉल्यूम का, यानी आयतन का। ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ जो आप द्रव्यमान देख रहे हैं तो द्रव्यमान का क्या होता है, तो केजी होता है।
बल का क्या होता है, तो आप हमें कमेंट करिए कि बल का क्या होता है। और बल का अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ ना, तो सीजीएस यूनिट तो क्या होता है, तो ये डायन होता है। आपको ऐसा ही यूनिट बताने कि बल का क्या होता है और कार्य का क्या होता है, तो जूल होता है। चलिए अगला सवाल है कि धारा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो धारा की बात करूँ तो धारा की इकाई एम्पियर होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आरोही क्रम में समय का सही इकाई का चयन करना है, यानी आरोही क्रम में हमें सजाना है। क्या करना है, छोटा से बड़ा की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले सेकंड आएगा, और उसके बाद मिनट आएगा, फिर क्या आएगा, तो घंटा आएगा, फिर दिन आएगा, फिर महीना आएगा, फिर वर्ष आएगा। सो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, तो इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय का सेकंड कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आंसर की बात करूँ तो टोटल जो है 12 वर्ष लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत विभवांतर की असाई मात्रा क्या होती है। चाहे आपको विभवांतर बोले या फिर आपसे विभव बोले, तो दोनों का इकाई क्या होगा, तो बिल्कुल सेम होगा, यानी वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बात बोला है नहीं है, तो नहीं पे फोकस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, ये जो फोन देख रहे हैं ना, ये इकाई नहीं होता है, ठीक है, ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। बाकी सारे के सारे जो है कैलोरी, बीटीयू और जूल, ये ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई होती है। अगला देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगला सवाल, भौतिक मात्रा का जड़त्व का मापन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भौतिक मात्रा जड़त्व का यूनिट की बात कर रहा है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक, चाप या त्रिज्या के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा समतल कोण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है। तो त्वरण जब आप लिखेंगे और त्वरण का एसआई मात्रक लिखेंगे, यानी एक्सेलरेशन की बात हो रहा है, एक्सेलरेशन का आप एसआई मात्रक लिखेंगे तो क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि इसका जो घातांक है कितना है, टाइम पे समय, यानी टाइम के ऊपर कितना पावर है, सेकंड के ऊपर कितना पावर है, तो +2 है। तो देखिए +2 कहाँ पे, +2 नहीं, मतलब ये बटा में +2 है। आप इसी को जब ऊपर करेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना पावर है, तो -2 पावर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो गॉस किसका इकाई है, हमसे ऐसा पूछा है। तो जो चुंबकीय प्रेरण होते हैं, इसका इकाई होता है गॉस। राशि के मापन और उसकी त्रिज्या का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तापमान का केल्विन होता है, दाब का पास्कल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो वजन दे रखा है ना, वजन का घन मीटर नहीं होता है। वजन कहने का मतलब वेट की बात कर रहा है ये, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ये वेट की बात कर रहा है। और वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, दाब मापने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब मापने के लिए जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पास्कल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है। बहुत कॉमन सवाल होते हैं। तो एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर के बराबर। इसी को किलोमीटर में आप लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे जैसे ही, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.852 किलोमीटर लिख देते हैं। यही चीज़ आपको कई बार देखने को मिलता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं, हर्ज डैश की एसआई इकाई है। हर्ज की अगर मैं बात करूं तो ये किसका इकाई होता है, तो फ्रीक्वेंसी का, यानी आवृत्ति का। उसके बाद है कि गतिशील संयंता की इकाई क्या होती है। तो गतिशील संयंता की जो इकाई होती है ये होती है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, यानी इसको कहते हैं न्यूटन हो गया, ये सेकेंड हो गया, और प्रति मतलब बटा हो गया। उसके बाद है वर्ग मीटर, तो ये हो गया आपका वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई की पहचान करें। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो इकाई होती है इसको कहते हैं डेसिबल।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका एसआई होती है बैकुरल। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लेंस की शक्ति की माप किसके द्वारा की जाती है? लेंस की शक्ति का माप किया जाता है डायोप्टर के द्वारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई यूनिट है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो इसका इकाई हो जाता है कौन सा? तो टेस्ला हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है? तो ये पास्कल एसआई यूनिट किसका है, आपको ये पूछ रहा है। तो आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा दाब यानी प्रेशर का होता है। अगर मैं यहाँ पे शक्ति की बात करूँ तो इसका वाट हो जाएगा। कार्य की बात करूँ तो जूल हो जाएगा। ऊर्जा की बात करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? बहुत ही कॉमन सवाल। तो अगर आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी। एक पौंड में कितने ऑन्स होते हैं? तो एक पौंड में ऑन्स की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कितना? तो 16 ऑन्स होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक की अगर मैं बात करूँ, फार्मूला अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिकॉज आपको पता होगा कि संवेग बराबर क्या लिखते हैं? पी इक्वल्स टू एम भी। पी फॉर मोमेंटम और उसके बाद एम फॉर मास, बी फॉर वेलोसिटी। अगला सवाल देखते हैं कि भौतिक राशि एसआई मात्रक का निम्न में से कौन सा ग्रुप सुमेलित है? तो यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सही है। तो शक्ति का एसआई यूनिट किलोग्राम बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो है हेनरी दे रखा है अधिष्ठापन का, तो अधिष्ठापन तो होता क्या है? ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। आगे देखते हैं। सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है कि भौतिकी में हवल नियतांक क्या होता है? तो हवल नियतांक जो होता है ये क्या होता है कि माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है, तो उसको हवल नियतांक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो -40 हो जाएगा, इसके ऊपर बराबर होते हैं। अगला है कि लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाई क्या है? यानी आपसे पूछ रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसकी अगर बात करूं तो ये हो जाएगा मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। यही जो सेंटीमीटर देख रहे हैं ना, तो लंबाई का सीजीएस यूनिट होता है। अगला है कि एक लेंस की शक्ति कितना है? तो -2D है। यहाँ डी का अर्थ क्या होता है? तो डी का अर्थ की अगर बात करूँ तो इसका मतलब होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएगा। टॉर किसकी इकाई होती है? तो टॉर इकाई होती है प्रेशर का। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई यूनिट है? तो तापमान की एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दो पिंडों के तापमान 30 डिग्री का अंतर है, डिग्री फ़ारेनहाइट में ये अंतर कितना हो जाएगा? तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ये अंतर की अगर बात करूँ तो ये 54 डिग्री हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में ये कितना हो जाएगा? तो 54 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसी राशि को मापता है जिसे एसआई मात्रक पास्कल के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा टॉ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। इसके बाद है महो एक पदार्थ की क्या है? तो यहाँ पे अगर गैप में क्या आएगा, इसको आप अगर फिल करके देखेंगे तो यहाँ पे आने वाला है कौन सा? तो चालकत्व आने वाला है। यानी महो क्या है? तो पदार्थ की चालकत्व की इकाई होती है। अगला सवाल देखते हैं कि एक कैलोरी उष्मा ऊर्जा लगभग जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये होती है 4.2 के बराबर। 30 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितने के बराबर होता है? तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये होता है कितना? तो 303 के बराबर हो जाता है। अगला सवाल है कि डायोप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे? तो डायोप्टर को किसके साथ जोड़ेंगे? तो ये जोड़ेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ में। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है? क्या आप हमें बता सकते हैं क्या वो आई से रिलेटेड है? आप हमें कमेंट कीजिएगा। क्योंकि डायोप्टर जो होता है ये पावर यानी चश्मा के लिए यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा कि पावर वाला चश्मा है या फिर पावर वाला चश्मा नहीं है, 0 पावर है, 2 पावर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है।
अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात करूं तो ये ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इनमें से किसमें रैखिक गति के समान आयाम होते हैं। तो रैखिक गति के समान यहाँ पे डायमेंशन पूछा है किसका होता है, तो ये होता है आवेग का यानी इम्पल्स का। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में माइक्रोमीटर की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाती है ऑप्शन नंबर सी। और आप इसको जब काउंट करेंगे तो ये आपका 10 लाख आएगा। और वैसे बता दूं कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो होता कितना है, तो ये होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे 1 नैनोमीटर पूछ ले तो वहाँ पे क्या होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर। अगर आपसे बोल दे कि 1 पिकोमीटर कितना होता है तो वहाँ पे कितना होगा, तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि वेबर प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है। तो वेबर प्रति सेकेंड होता है ये वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज करते हैं, तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कूलॉम प्रति सेकेंड के समतुल्य कौन है, तो कूलॉम प्रति सेकेंड की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एसआई उपसर्ग के संदर्भ में 10⁻15 को क्या कहते हैं, तो 10⁻15 को कहते हैं फेमटो। कौन सा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विकल्पों में से उल्लिखित इकाइयों में कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा की अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा टेरा। ये जो टेरा है ना, इन ऑप्शनों में से सबसे बड़ा है। प्रकाश की तरंग धैर्य मापने की इकाई क्या है, तो इसके लिए यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल है कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है पायरोमीटर का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि मापन की सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है इसका, तो इसका परिभाषा की अगर बात करूँ तो सीजीएस, सी फॉर क्या होता है, तो सी फॉर होता है आपका सेंटीमीटर। उसके बाद फिर जी फॉर क्या होता है, तो जी फॉर ग्राम होता है। और उसके बाद एस फॉर क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपसे एमकेएस के बारे में पूछ सकता है। तो एम फॉर क्या होता है, तो मीटर होता है। के फॉर क्या होता है, तो ये आपका जो है किलोग्राम होता है। और एस फॉर क्या होता है, तो सेकेंड होता है। इसी तरह आपसे एफपीएस भी पूछ सकता है। तो एफपीएस में एफ फॉर आपका फुट होता है, पी फॉर आपका पाउंड होता है, एस फॉर आपका सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एमकेएस का ही जो दूसरा रूप है या फिर एडिटिंग रूप है वो क्या है, वो एसआई है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि समय की एसआई इकाई क्या है। समय की एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूँ, चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, उन सभी सिस्टम में सेकेंड ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सही कथन की पहचान कीजिए। तो चलिए कथन देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहे हैं कि जूल जो है शक्ति का एसआई मात्रक है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यूटन शक्ति का एसआई मात्रक है, ये भी गलत है। न्यूटन बल का मात्रक है, ये सही है। और बाकी ऑप्शन गलत ही होगा जब सही हमें मिल चुका है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ को मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसके साथ मैच करेगा, तो एम्पियर के साथ में। तो 1 का 4 होना चाहिए। 1 का 4 कहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में, केवल सी में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है। तो मौसम संबंधी उपकरण की अगर मैं बात करूँ, पूरा सवाल पढ़ता हूँ कि कौन सा मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आयतक एक आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है और इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के समान मापन के लिए किया जाता है, यानी वर्षा का मापन के लिए किया जाता है। तो इस सवाल का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसको कहते हैं मानव वर्षा गेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, तो हवा की गति मापते हैं। अब आप हमें कमेंट कीजिए कि हाइग्रोमीटर से क्या चीज़ मेजर करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से क्या से जुड़ा होता है, तो वहाँ पे जुड़ा होता है संकेंद्रित वृत्त के रूप में। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। संकेंद्रित वृत्त क्या होता है, तो एक वृत्त है और वो किसी दूसरे वृत्त के अंदर है।
और इन दोनों का सेंटर जो है ये सेम हो गया, ये वाला सेंटर, तो इसको कहते हैं संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। अगला सवाल है कि एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? ये उपकरण होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं यांत्रिकी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला सवाल है कि समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है, तो किस प्रकार का घर्षण को दिखाती है? तो ये जो है कर्षण टाइप का घर्षण को दिखाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर का छिड़काव इसलिए करते हैं ताकि, तो पाउडर जो है कैरम खेलने के टाइम जो बोर्ड के ऊपर पाउडर लगाते हैं वो घर्षण को घटाने के लिए लगाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देती है? यानी कि ये कह रहा है जिसके अंदर क्या होता है कि इसका हमें फार्मूला मिलता है, यानी F बराबर ma होता है ना, तो ये फार्मूला हमें मिलता है। तो ये कौन से गति के नियम से मिलता है? तो ये मिलता है हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 होता है, तो किसका होता है भाई? तो ये जो होता है ये होता है दुर्बल नाभिकीय बल का। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। तो ये अगर मैं बात करूँ किसका नियम है, तो ये नियम है पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि जड़त्व किसके समानुपातिक होता है? तो जड़त्व जो है ये होता है द्रव्यमान के समानुपातिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक असमान गति बदलने के लिए लगाया जाता है। तो ये किसके लिए लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा बल। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता होती है? तो इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पूर्ण प्राप्ति योग्य होती हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस बल पर लगने वाले कुल बल का परिणाम दोनों बल के परिमाण के योग डैश होता है। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा अंतर के क्या होता है? अंतर के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं फिजिक्स के, क्योंकि हम पढ़े होते नहीं है चैप्टर, इसलिए हमें क्या लगता है बड़ा ही उटपटांग सा लगता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता है, साइंस पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो इस मैराथन के अंदर आपको जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ कम से कम आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइए। आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको औरों से कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप औरों से आगे निकल जाओगे कम मेहनत के अंदर ही। अगला सवाल देखते हैं कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का डैश करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विरोध करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण के संबंध में घर्षण गति का विरोध करता है, ये हमेशा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि विसर्पी घर्षण डैश होता है। तो विसर्पी घर्षण जो होता है ये सीमित घर्षण से थोड़ा सा कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे तो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं पलायन वेग। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तुरंत आप हमें कमेंट करिए। यानी वो कौन सा वेग है जिस स्पीड से, जिस वेग से अगर आपको मैं फेंक दूँ अंतरिक्ष में तो आप पृथ्वी पे दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। तो ऐसा वो वैल्यू क्या है आपको वैल्यू बताना है। मजाक कर रहा हूँ, आपको पृथ्वी से नहीं फेंकेंगे, टेंशन मत लीजिए। बदले में आप क्या करिए, हमारे मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डैश के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं फ्लूइड घर्षण के नाम से या फिर द्रव घर्षण के नाम से। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? फ्लूइड नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे रोलिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रोलिंग घर्षण हो जाएगा, जिसको कहते हैं लुढ़कन घर्षण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि एक निकाय विरामावस्था में कहलाएगा यदि वह, यानी विरामावस्था में कब कहलाएगा। अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो वो कहलाएगा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करने पर वो विरामावस्था अवस्था में कहलाएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहेगी। ये कथन किस नियम का है, तो आप समझ चुके होंगे कि ये कथन किस नियम का है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ से आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, तो हमें जो है परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। वहीं अगर दूसरे से बात करूँ तो बल का फार्मूला मिलता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है कौन सा, तो न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या होता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो आपने मैथ पढ़ा होगा, ये बड़ा यूनिट है तो छोटा यूनिट बनाने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा, तो आएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव प्रवाह की गति क्या होगी। तो द्रव प्रवाह की गति जो है वो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो किसके परिवर्तन की दर की बराबर होता है, तो त्वरण जो है ये वेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। आपने परिभाषा भी पढ़ा होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज, क्या बोलता है, एक्सेलरेशन। अगला सवाल देखते हैं कि सीधी सड़क पर चल रही एक कार डैश गति का उदाहरण है। तो ये कौन सी गति का उदाहरण है, तो ये सरल रैखिक गति का उदाहरण है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए सही नहीं है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। अगला देखते हैं कि आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल वेग समय ग्राफ की वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है। तो चाल, दूरी और समय का सही संबंध, यानी आप यहाँ पे संबंध की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा कौन सा संबंध, डी बराबर कौन सा, तो भी टी। यानी ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया और ये टाइम हो गया, यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, भी टी, यानी वेलोसिटी या फिर चाल हो गया इनटू टाइम, यही तो होता है। आपने भी ये देखा होगा एस बराबर क्या होता है, डी बाई टी। यहीं से दूरी बराबर लिखो तो क्या हो जाएगा, डी एस टी। डी बराबर क्या, एस टी। एस फॉर आपका स्पीड हो गया, टी फॉर टाइम हो गया, वही चीज़ तो है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वो गेंद कहाँ पे गिरेगी। तो इस गेंद की अगर मैं बात करूँ, ये गेंद जो है यात्री के हाथों में आके गिरेगा। उसके बाद है कि यदि एक गेंद भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक ज़मीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। तो उसका वेग की अगर बात करूँ तो ये वेग हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है कि काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं ताकि क्या। तो आपने देखा होगा कि जो काटने के लिए औजार होते हैं और वेधन उपकरण होते हैं, तो उसका जो आगे वाला भाग होता है जिस पार्ट से काटा जाता है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ बनाया जाता है। तो क्या रीज़न है, तो इसके पीछे रीज़न होता है कि क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उच्च पहाड़ों के शीर्ष पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब वहाँ पे जो है घट जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है, दाब होता है, वो घटते जाता है। उसके बाद है कि पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह, तो ये दाब न्यूनतम कब होता है, तो ये दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में क्या होता है, लेटता है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो ये जो है संयंता को परिभाषित करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो पानी का डैश तापमान पर उबलेगा। तो पानी किस तापमान पर उबलेगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे उबलना स्टार्ट कर देगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है।
तो दाब को दर्शाने के लिए सीधा सीधा आपसे पूछा है कि दाब यानी प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बल कैसा है मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसी को क्या कहते हैं, तो पास्कल कहते हैं। ठीक है, एमकेएस में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किससे विभाजित करते हैं, तो इसको विभाजित करने का काम जो है क्षेत्रफल के साथ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है समान वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है कितना, तो 273.16 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है और बहुत बार आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों के अंदर। तो कौन सा हो जाएगा, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला सवाल है कि एक क्षैतिज धरातल पर रखी गई एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल कौन सा होता है। तो ये बल होता है पृष्ठ तनाव के कारण और गुरुत्व बल के कारण। तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो नियम लगता है ये पास्कल का नियम लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो आपने पढ़ा होगा कौन सा, उत्प्लावक बल के बारे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है। तो इसके पीछे जो रीजन होता है ना, ये होता है अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किसी तरल माध्यम जैसे कि गैस हो गया, द्रव हो गया, इसमें आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो ये सिद्धांत कौन सा है, तो ये सिद्धांत कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि लैक्टोमीटर जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो दूध के शुद्धता की जांच करने के लिए। तो लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है। तो लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कि यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा कि बर्फ़ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ठीक है, यानी फाइनली जो है बोतल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध नियमानुसार कौन सा है। तो इसने क्या किया था कि आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया था एनर्जी के लिए। तो वो कौन सा फार्मूला है, यही हमसे पूछ रहा है। तो ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर। ई क्या होते हैं, तो ई जो हो गया एनर्जी हो गया, एम फॉर क्या हो गया, तो एम फॉर होता है मास और सी फॉर जो है स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये होता है फार्मूला। अगला सवाल देखते हैं, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो किया जाता है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करूँ तो संपीड़ित वायु इसको कर सकते हैं स्टोरिंग के लिए, स्प्रिंग को भी कर सकते हैं, उसके बाद बैटरी को भी कर सकते हैं, और इसके बाद जो है कैपेसिटर होता है इसको भी कर सकते हैं। ओवरऑल आप चारों को कर सकते हैं। तो ABCD आंसर डी हमारा हो जाएगा। उसके बाद है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो बांध के जल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो इसको कहते हैं क्या, तो हाफ mv² कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा और संहति के बीच का संबंध किसने स्थापित किया हुआ था, तो ये दिया हुआ था आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति यानी पावर कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो बांध के पीछे स्थित पानी ये किसका उदाहरण है, तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है। तो समुद्र से आप देखेंगे ये भूतापीय ऊर्जा नहीं मिलती है।
तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाई गई शक्ति तथा बल डैश के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये जो है वेग के गुणनफल के बराबर होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद है बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या चीज़ दर्शाया जाता है भाई? तो ये दर्शाया जाता है कि इसको तो कार्य को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होता है। यानी आपसे पूछ रहा है जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये किसका किसका योग होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नींबू को निचोड़ने की मशीन होता है। तो नींबू को निचोड़ने की जो मशीन होता है ना, ये जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के घटक हैं। तो ये होते हैं किसके? तो यांत्रिक ऊर्जा के घटक होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक सरल लोलक 40 दोलन को पूरा करने के लिए 20 सेकंड का समय लेता है। तो लोलक की समय अवधि क्या है? तो समय अवधि हाफ सेकंड हो जाएगा। आप डिवाइड करिए हाफ सेकंड यानी 20/40 हाफ सेकंड। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है दोलक नहीं, माफ करिएगा, लोलक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आवधिक गति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सी-सॉ अपने बचपन में जो 1 to 5 स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते होंगे उनको पता होगा सी-सॉ क्या होते हैं। ये इस तरह से जो एक झूला होता है ना, इस पर आप यहाँ पे ससरते हो, इसी को कहते हैं सी-सॉ। ठीक है, और एक ऐसा वाला भी झूला होगा, ऐसा वाला झूला जिसके ऊपर क्या होता है, ऐसा एक डंडा लगा होता है। आप इधर बैठते हो और उसके बाद आपका दोस्त इधर बैठता है और फिर अप डाउन करते रहते हो। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं सी-सॉ में किस सरल मशीन का उपयोग होता है, अगर आंसर की बात करूँ तो ये होता है उत्तोलक का उपयोग होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? यानी द्वितीय श्रेणी का क्या है वो एग्जाम्पल है। तो ये जो आप देख रहे हैं व्हील बैरो, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा? तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर देखेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ग्रेविटेशन देखेंगे। पहला सवाल है कि एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, तो वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद क्या होगा? तो गेंद इस स्थिति में क्या होगा कि ऊपर जाएगी, फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा यांत्रिक तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा उपकरण है, संयंत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा उपकरण है जो तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो इसको कहते हैं हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। उसके बाद एक गतिशील बस अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो यह नियम किसका पालन करता है? तो ये जो है न्यूटन के पहले नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था और इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डैश होता है। तो वो कौन सा बल होता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे? ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको भी पता है कि हमें वीडियो आप तक लाने के लिए बहुत सारे मेहनत लगाने पड़ते हैं। सो आप इस हमारी मेहनत के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। और मेरा तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आज थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी मैं फील कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आवाज़ में चेंजिंग आ सकता है। तो हमें सपोर्ट करते रहिए आप, और सपोर्ट करते रहेंगे, मैं आपके लिए बिल्कुल सेलेक्टिव कंटेंट लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने के लिए मदद करता है? तो ये कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि जी का मान क्या होता है? बात हो रहा है छोटा जी का, बड़ा जी का बात नहीं किया है। आप हमें बड़ा जी का वैल्यू बताओ वो क्या होता है, मैं यहाँ पे छोटा जी का वैल्यू बताता हूँ।
तो छोटा जी का जो वैल्यू होता है वो भी पृथ्वी के ऊपर की बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया था। तो ये उपकरण था LIGO, LIGO। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर क्रिया बल है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा कौन सा, तो गुरुत्वाकर्षण। ये क्या होता है कि जैसे जैसे वस्तु दूर जाता है तो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, पृथ्वी की ओर से खींच कर लेके आता है। निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया गया है। तो आंसर की बात करूं तो ये कौन है, तो ये कैपलर साहब हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण यानी जी से नीचे गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है। तो ये स्टेटमेंट देने वाला कौन था, तो ये गैलीलियो साहब ने दिया हुआ था। उसके बाद है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट होता है। तो ये नियम है कौन सा, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना है। तो ये लगभग जो है 10 न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो कहाँ पे वस्तु का भार न्यूनतम होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर पृथ्वी के केंद्र पर रख दे तो उसका भार न्यूनतम हो जाएगा, और अगर उसे पोल पर रख दे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी पोल कहने का मतलब ध्रुव के ऊपर। ठीक है। अगला है कि जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है। तो जी का मान न्यूनतम ये विषुवत रेखा के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा। अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, तो उष्मा को देखने वाले हैं। चलिए इसके सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि अब तक जो है पिछले 4 सालों में TCS पैटर्न आधारित सवाल आ चुके हैं। बाकी सवाल को देखने का कोई ज़रूरत नहीं बनता है। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन पहले चाहिए ना तो आप जो है इस मैराथन को इतनी बार कर जाइए। और बाकी मैराथन को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक लगा देता हूं, आप उसे जाके देख सकते हैं। या फिर आपको आई बटन दिखेगा, यहाँ पे आई बटन में भी आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपको सिलेक्शन अगर जल्दी चाहिए तो आप इनको देख कर जाइए। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो तो कम से कम आप इस मैराथन को देख जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप जरूरी नहीं है कि आप जो है बिहार दरोगा के लिए पढ़ो तभी आप इसको लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिजिक्स जहाँ भी आता है उन सभी के लिए आप इसको लगा सकते हैं। तो सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ठोस जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं चालन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चालन मतलब क्या, तो कंडक्शन हो जाएगा। आप जब क्या करते हो, पानी गर्म करते हो किसके ऊपर, तो सस्पेन के ऊपर पानी गर्म करते हो, तो आप देखते हैं कि सस्पेन का एक सिरा गर्म होता है और आप दूसरे सिरा जिसको आप डंटल कहते हो, तो आप उसे क्या करते हो, कपड़े से पकड़ते हो, अगर उस पर प्लास्टिक नहीं लगा हो तो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो गर्म हो चुका है। जबकि गर्म आप उस पकड़ने वाले पार्ट को नहीं किया है, आपने गर्म तो किसको किया हुआ है, तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे किया है, लेकिन गर्म आपका डंटी भी हो जाता है। तो उष्मा क्या होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस विधि को कहते हैं, ठोस में इस विधि को चालन कहते हैं। और यही अगर द्रव रहता और गैस रहता तो वहाँ पे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं संवहन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प उसके बाद जल की बूंदों में परिवर्तित होती है तो क्या कहलाती है। यानी जलवाष्प जो है जल की बूंदों में परिवर्तित होती है तो उसको कहते हैं संघनन कहते हैं। उसके बाद है वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है। तो वाष्पीकरण के फलस्वरूप जो है शीतलन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ओसांक। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हवा में विद्यमान जलवाष्प को डैश के रूप में जाना जाता है।
तो इस जलवाष्प को जो है आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो सवाल कहता है कि तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा है। इस उपकरण की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है कितना, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि वाष्पीकरण की दर की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला कथन क्या है कि तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। हाँ, ये बदल सकती है, तो हमारा ये वाला ही कथन सही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये वस्तु कौन सी है, तो यह है स्टीम आयरन, जो कि ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। उसके बाद अगला सवाल है कि 273 केल्विन वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो ये मात्रा कहलाती है संलयन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्ति तक पहुँचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा। तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उसको उष्मांक ताप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि डैश ने ऊष्म प्रवैगिकी के पहले 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया। तो ये साइंटिस्ट कौन थे, यहाँ पे विलियम थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। तो कौन सा नियम है जो कि पहला नियम है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है पहला नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने के लिए नवीनतम अवधारणा क्या कहलाती है। तो अभी का जो नवीनतम अवधारणा है उसको कहते हैं पैसिव सौर ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य पृथ्वी को डैश के माध्यम से गर्म करती है। तो सूर्य जो है पृथ्वी को गर्म करती है ये विकिरण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, तो यहाँ पे डी हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको संघनन कहा जाता है। अगला सवाल है कि विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। तो ये किसके विस्तार के कारण होता है, तो ये होता है ताप के विस्तार के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये कौन सा नियम बताता है, ये है एवोगाद्रो का नियम। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। उसके बाद बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी है। तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है, तो 80 कैल पर ग्राम हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है। तो भाप बिंदु की अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट पे, तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है कि 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। तो उन्हें अलग करने का जो तरीका होता है, तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर ऐसे आप इसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसके बाद है कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने में हिमांक क्या हो जाता है। अगर आप क्या करते हैं कि नमक को बर्फ़ के साथ मिला देते हैं तो उससे हिमांक बिंदु जो होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड को, और साउंड को देखेंगे कंप्लीट रूप से, और आपको पूरा मैराथन देख कर जाना है, और आपको अपनी मेहनत पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और अपने आप पर भरोसा भी रखना है। तो पहला सवाल है आपके सामने में कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करता है। तो ये हो जाएगा इस्पात, यानी सबसे ज़्यादा तेज गति से ध्वनि जो चलता है वो किस में, तो ठोस में। तो ठोस इन सभी ऑप्शनों में से इस्पात है। अगर यहाँ पे निर्वात की बात करें तो निर्वात के अंदर जो है ध्वनि नहीं चल सकता है, यानी ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करता है। तो इस कारण क्या होता है, जब पटाखा जलता है तो आवाज़ से पहले हमें क्या दिखाई देता है, उसका लाइट हमारे तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि पुरुष और महिला और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है? जब कोई पुरुष बोलता है और जब कोई बच्चा बोलता है, जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर इसी जगह कोई बच्चा बोले या फिर कोई महिला बोले तो आप आवाज़ को बता देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। इसके पीछे किसका रोल होता है? तो इसके पीछे रोल होता है घोष तंत्री का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनियों को सहन कर सकता है, यानी इसके लिए नॉर्मल चीज़ें होती है, इसके कान के लिए नॉर्मल होता है। अगर 80 डेसिबल तक की ध्वनि को इसके कानों तक पहुंचाया जाए तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा जैसे ही डेसिबल का ध्वनि होगा तो उसके कान के पर्दे खराब हो सकते हैं, उसके कान डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए कई बार आपसे सलाह दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि तेज ध्वनि जहाँ पे उत्पन्न होती है वहाँ मत जाओ। जैसे डीजे बज रहा होता है और आप जो है डांस कर रहे होते हैं, लुंगी डांस पूरा डांस कर रहे होते हैं, तो आपको ये सलाह दिया जाता है कि डीजे के पास सट के मत जाओ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा ध्वनि होता है, यानी बहुत जोर का ध्वनि होता है। लगभग समझिए तो 100 डेसिबल से भी पार होता है वो ध्वनि। अगर वैसे में आपके कान पे वो बार बार इफेक्ट डालेगा तो वो क्या होगा, आपके कान के पर्दे जो हैं खराब हो जाएंगे। अगला, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहते हैं? तो ये विशेषता कहलाती है पिच, जिसको क्या कहते हैं, स्वर। यानी पिच के कारण क्या होते हैं, आप ये बता देते हैं कि ये महिला की आवाज़ है और ये पुरुष की आवाज़ है। अगला सवाल है कि ध्वनि के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एकॉस्टिक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में गड़गड़ाहट की आवाज़ बहुत बाद में सुनाई देती है, ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से क्या होती है, बहुत कम होती है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है? तो ये चमगादड़ करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। तो आपको बताया था कि ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकता। अच्छा, निर्वात होता क्या है? तो निर्वात एक ऐसा माध्यम जहाँ पे हवा नहीं होता है। जैसे अंतरिक्ष की बात करूँ तो अंतरिक्ष में हवा नहीं होते हैं, तो उसको निर्वात कहेंगे। उसके बाद है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा क्या होता है? तो मनुष्यों के लिए जो ध्वनि श्रव्य सीमा होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज तक। आप दूसरे तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। इसे 20,000 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलो हो गया। अगला सवाल देखते हैं कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तब यह डैश की चाल से चल रही होती है। यानी जब ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है सुपरसोनिक। अगर यही ध्वनि की चाल से कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको सबसोनिक कहते हैं। तो आपको ये भी वर्ड ध्यान में रखना है, और आपने सुना होगा ये वर्ड बहुत कॉमन होते हैं। अगला सवाल है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है ये 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होगी? तो ये चाल होती है 1498 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ठोस माध्यम। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट हो जाएगा। ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है किसको? तो ध्वनि की आवृत्ति को, यानी फ्रीक्वेंसी को। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो इसकी आवृत्ति किसके बराबर होगा, और इसको बताना है किलो हर्ट्ज के अंदर। तो ये आवृत्ति हो जाएगा 0.01 के बराबर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई जो होती है ये बेल होता है, फोन होता है, डेसिबल होता है, ये सारे के सारे होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल हैं। तो ये सारे के सारे जो तरंगे हैं ये किसके अंदर आता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये आता है विद्युत चुंबकीय के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है कि डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो अवरक्त किरणें हैं इसको उष्मा तरंग के रूप में भी जाना जाता है। एक तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य का आवर्तकाल से विभाजन डैश के तुल्य होता है। तो ये होता है तरंग वेग के तुल्य होते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो यहाँ पे होता है तरंग दैर्घ्य प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कंपन। ऑप्शन नंबर क्या, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। तो सितार के अंदर जो है अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोग तरंग देखने वाले हैं तो चलिए तरंग को भी देख लेते हैं। पहला सवाल है कि दो क्रमागत श्रृंगों के बीच क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है। तो क्षैतिज दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है वह दर जिस पर कोई तरंग पानी में चलती है और नॉट में मापी जाती है क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं तरंग गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गामा किरणें, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न कथनों में कौन सा सही है। तो चलिए अगर मैं सही कथन की बात करूं तो किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे देखते हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है। तो इसके अंदर किया जाता है माइक्रो का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंगों की अगर मैं बात करूं तो ये दीप्ति इसके विशेषता नहीं होते हैं, जबकि ध्वनि तरंगों में वेग होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, आयाम होता है, लेकिन दीप्ति नहीं होता है। एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच में होता है। तो ये किसके बीच में होता है, तो ये BHF रेंज के बीच में होता है। अगला सवाल है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो इसका जो वेग होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित उसके बाद है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग के डैश क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है। तो आंसर की बात करो तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं MRI कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि MRI करा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकिरण लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्ट करता है। तो आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग करंट चैप्टर को देखने वाले हैं और हिंदी में इसको विद्युत कहते हैं। और जो भी बच्चा अभी BPSC टीचर दे रहे हैं या फिर बिहार दरोगा दे रहे हैं या SSC GD के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे के सारे अपने एग्जाम से पहले इस मैराथन को देख कर जाना और स्टैटिक GK का मैराथन भी देख कर जाना। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैराथन क्लास की, तो आप इन सभी मैराथन को देख कर जाना। पहला सवाल है कि प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो इसकी आवृत्ति होती है कितनी, तो यह 0 होती है, 0 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है एमीमीटर कहते हैं, आमीटर जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है कि ठोस चालक में धारा वाहक क्या होते हैं।
तो ठोस चालक के धारावाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कंटिन्यू लगातार वीडियो को इस तरह से शूट करना, इसलिए मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ और बोलने में कई बार जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकता हूँ, तो उसको कोऑपरेट कीजिएगा। अगला है कि विद्युत का प्रवाह सर्किट में कब होता है। यहाँ पे है बिजली, तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो ये कब होता है, जब स्विच बंद हो, यानी बंद होने पर, यानी जो हम लोग नॉर्मली आम भाषा में घरेलू भाषा में समझते हैं उसका उल्टा होता है। यानी अब देखिए, ये मान लीजिए स्विच है, ठीक है, ये रहा स्विच, ये रहा, ये जो स्विच है ना, देखिए एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, तो इसको कहेंगे ओपन स्विच, यानी खुला स्विच कहेंगे। अगर इसी को क्या किया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, मतलब ऐसे, मतलब अब इसको ऐसे यहाँ पे मैच कर दिया जाए, ऐसे इसको मिला दिया जाए, तो अब ये लॉक हो गया पूरी तरह से, तो इसको कहेंगे स्विच क्या है, ये स्विच बंद है, ठीक है। तो स्विच ऑन जो करते हो ना उसको बंद कहते हैं, और स्विच ऑफ जो कहते हैं उसको खुला कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो हमारा आंसर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होती है। तो ये जो ग्रेफाइट देख रहे हैं ये अधातु होता है जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित होती है। अगला है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये उपकरण कौन सा है, तो ये है आपका पोटेंशियोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। तो ये जो आप देख रहे हैं चांदी, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ में होकर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है। तो आंसर की अगर बात करूँ तो ये होता है फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उस सहजता की माप है, यानी डैश जो है उस सहजता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या उष्मा की पदार्थ से होकर गुजर सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं प्रवाहकत्व। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल है कि जब एक अधिभार या लघु पतन होता है, यानी शॉर्ट सर्किट की बात हो रहा है, तब विद्युत परिपथ का घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है क्या, तो लघु परिपथ भंजक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता, यानी कौन किसके बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है ये चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। इसमें कौन सा प्रभाव होता है, तो ये जो है इसमें उष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। जबकि विद्युत घंटी हो गया, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत पंखा हो गया, जो इलेक्ट्रिक घंटी वो बेल लगा रहता है घर के बाहर, वो सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, तो वो चुंबकीय प्रभाव के उदाहरण हैं। विद्युत बल्ब हो गया, उसके बाद जो आयरन घर में यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, वो किसका उदाहरण होता है, तो वो आपका उष्मीय प्रभाव का उदाहरण होता है। अगला है कि एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये उपयोग होता है एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा में कमी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस किस रूप में जानी जाती है। तो इस डिवाइस को कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है, कौन सा, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट हो जाएगा। अब आप हमें बताइए कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, किसके लिए करते हैं, यानी क्या चीज़ मापते हैं इससे। जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले के समीप क्या चीज़ निर्मित होता है, तो ये होता है धनात्मक सीरा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही होती है तो तार से होकर गति करने वाले कण क्या होते हैं, तो वो जो कण होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि बैटरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बैटरी का जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है विभवांतर को बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि घरों में भू संपर्कन, यानी ये अर्थिंग की बात हो रही है, तो घरों में अर्थिंग घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है, तो किससे बचाने के लिए किया जाता है, तो अगर आंसर की बात करूं तो ये किया जाता है बिजली के झटके से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, तो आप अगर देखेंगे ये जो आसूत जल होता है इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली डिवाइस कौन सी है,
तो ये डिवाइस जो आप विद्युत जनरेटर देख रहे हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जबकि अगर वही मोटर की बात करूं तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बाद है शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा क्या होती है। तो शॉर्ट सर्किट के समय क्या होती है, विद्युत धारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा में क्या आएगा। तो 1 ओम बराबर आपसे पूछ रहा है, यानी ओम किसका होता है, आर, यानी ओम किसका ऐसा यूनिट होता है। तो आप बोलेंगे ये होता है किसका, चार्ज का। किसका होता है, चार्ज का, यानी क्यू का। ठीक है, तो क्यू बराबर आप फार्मूला अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्य रूप से डैश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अभी आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा से ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन, विद्युत मोटर। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये विद्युत मोटर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलॉम बनाते हैं। तो ये बनाते हैं 4.25 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो डी हमारा, डी नहीं माफ करेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा सर्किट है, तो ये सर्किट कौन सा है, तो इसको कहते हैं स्विच। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यानी सर्किट को क्या करते हैं, तो तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं या इसे क्या करते हैं, सर्किट को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, लैंग्वेज को अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है वह युक्ति जो एक विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री यानी आयरन में 5 एम्पियर की विद्युत धारा है, 30 सेकंड में विकसित ऊष्मा क्या होगी। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁴ जूल। अगले सवाल देखते हैं, अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है। तो इसकी अगर मैं परिमाण की बात करूं तो हो जाएगा गतिशीलता। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में बल के लिए व्यंजक को उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा नियम है भाई, तो ये है आपका कूलॉम का नियम। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं हीरा, ये विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, ये अचालक होता है, यानी कुचालक कह सकते हैं आप। अगला सवाल चलिए देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया हुआ था। तो ये किया हुआ था माइकल फैराडे ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेग कितना होता है। तो इसका कुल आवेग होता है कितना, तो ये होता है 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना की और उसे नाम दिया। तो ये ऐसा किसने किया हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो आंद्रे मैरी एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे जो मैंने 32 कराया ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल आवेग कितना होता है, आप इसको 0 कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओम का नियम कहता है, ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम का नियम कहता है कि विद्युत धारा बराबर वोल्टेज बटा में प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भौतिकी का वह कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है। तो फिर ये नियम किसका है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये नियम है कूलॉम का नियम। ऑप्शन नंबर क्या, तो ए राइट हो जाएगा। अगला है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न में से किसके आधार पर प्रदान की जाती है। तो रेटिंग जो की जाती है ये जो है करंट के आधार पे की जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है। तो ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है ये कौन सा, तो ये पहला ही हमारा फ्यूज हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉन चालकता कहा जाता है और यह जो है तापमान में वृद्धि के साथ में घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या दर्शाती है। तो ये किसको दर्शाती है भाई, तो ये ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है, यानी जो मोटी छोटी रेखा होती है वो ऋणात्मक टर्मिनल जो होती है उसको दिखाती है। उसके बाद है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ डैश के द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है। तो ये किसके श्रृंखला पर आधारित है, तो ये जो है फैराडे और हेनरी के ऊपर आधारित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंसर की, ये जो माइका होता है यानी अभ्रक होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो सर्वोत्तम चालक की अगर मैं बात करूँ तो ये समुद्री जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिसके अंदर भी आयन बन जाएगा तो वहाँ पे जो है विद्युत धारा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि NaCl ये Na+ में टूटता है, ये Cl- में टूटता है, यहाँ पे क्या होता है आयन का निर्माण हो जाता है, तो Na+Cl- क्रिएट हो जाता है। जिस यहाँ पे आयन जैसे ही क्रिएट हो गया तो वो चालक बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। अगला सवाल है कि ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूत्र का पहचान करें। तो ओम का नियम कौन सा फार्मूला दिखाता है, तो ये जो आप देख रहे हैं V = A ओम, तो ये हो जाएगा हमारा डी राइट। अगला सवाल है एम्पियर के संबंध में कथन की पहचान करें। तो एम्पियर के संबंध में जो कथन दे रखा है ये हो जाएगा आपका 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा क्या होगा। तो धारा इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो है धारा जो है आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि इनमें से किस स्थिति में बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। तो जब धारा जो है आना बंद हो जाए या फिर परिपथ जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाए यानी टूट जाए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति पैदा करते हैं। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा जब विद्युत दाब में अंतर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चुंबक को देखने वाले हैं। पहला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है माइसनर प्रभाव। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। वह बिंदु जहां एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शून्य विक्षेप स्थिति, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों द्वारा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता है, तो वो गुण कौन सा है, तो उसको कहते हैं दिशा संबंधी गुण, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आपने कंपास का भी नाम सुना होगा जो कि इसी का यूज किया जाता है। अगला है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र डैश की ओर निर्देशित होता है, तो ये होता है उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकों का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है। तो ये अगर मैं बात करूँ किसमें नहीं किया जाता है तो रेफ्रिजरेटर में नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अस्थायी चुंबक निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। तो बात हो रही है अस्थायी चुंबक की। अस्थायी चुंबक जो है ये मृदु लोहा का बना होता है, ठीक है, यानी नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक चुंबक है। तो प्राकृतिक चुंबक की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा चुंबकीय पत्थर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि चुंबकत्व का पक्का परीक्षण कौन है। तो ये होता है प्रतिकर्षण, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है जीमैन प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़े को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के बने चुंबक को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के बने चुंबक को कहते हैं विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा।
अगले सवाल है कि यदि एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सूक्ष्मग्राहिता x बराबर -1 हो तो सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता म्यू और चुंबकीय पदार्थ का प्रकार वो क्या होगा। तो आंसर की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा 0 और प्रति चुंबकीय ऑप्शन नंबर ए। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो परिनालिका के भीतर जो होते हैं ये एक समान रहता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। तो इसको कहते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को आप क्या कहते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसको कहते हैं जीमैन प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोत, आवेग और धारा घनत्व सहित समीकरणों के एक निकाय को समीकरण के डैश किसके रूप में जाना जाता है। तो इसको किसके रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मैक्सवेल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिलीकन के तेल के बूंद प्रयोग में तेल की बूंद को ऐसे बलों के अधीन रखा गया था जिनकी प्रकृति डैश की श्रेणी में नहीं आती है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्थिर चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों की संयोजन का उपयोग करती है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अगला सवाल है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो ये जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो क्या होता है कि ये प्रेरित धारा हाई हो जाता है। अगला सवाल है कि किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की और उसे नाम दिया। तो ये किसने दिया, तो आंद्रे और मैरी एम्पियर हो जाएगा, आंद्रे मैरी एम्पियर, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली धारा की दिशा को दिखाती है। तो ये दिखाती है बीच की अंगुली, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। वाले हैं तो लाइट देखेंगे और लाइट का जितना भी क्वेश्चन है पूरी तरह से देखने वाले हैं। और अब तक आप बहुत बार पढ़े होंगे इसको, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं आप आज देख भी लेंगे। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप इतना पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। पहला सवाल है कि सोलर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। तो आँख का जो प्रॉब्लम होता है उसको किस लेंस से दूर करते हैं। तो ये होता है आपका बेलनाकार लेंस। उसके बाद है गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है पोल यानी ध्रुव कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषक के रूप में सक्रिय विकिरण कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, तो दृश्यमान प्रकाश को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। तो ये होती है 455 से लेकर 390 नैनोमीटर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो ये है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकट होता है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये होता है वायु का यानी हवा का। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग 10 मिनट पहले दिखाई देता है। तो कितने मिनट पहले दिखाई देता है, तो ये 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अगला निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सूर्य की किरणों को फोकस कर सोलर कुकर का ताप बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। तो उससे ऐसे भी पूछा जाता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये समय लगता है टोटल जो है 8 मिनट, 8 मिनट 3 सेकंड, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि परावर्तन कोण किसके समान होता है। तो ये परावर्तन कोण होता है आपतन कोण के बराबर, तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि कैसी होगी।
तो आपका जो इमेज बनेगा वो ऑलवेज जो है समान आकार का, लेकिन कैसा, तो पार्श्वतः अधोशीर्षी बनेगा। ठीक है, यानी राइट हैंड उठाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंडेड दिखेगा इस प्रकार से। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष के विभज्योर, इंद्रधनुष का जो रंग होता है प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाश की उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जो कि क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रिज्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात क्या होता है, तो ये अनुपात होता है 1:1। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुमूर्तिदर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है। कौन से अवधारणा पर आधारित होता है, तो ये होता है बहुलित परावर्तन के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है, बहुत बार पूछा गया ये सवाल। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यह आभासी प्रतिबिंब होता है। उसके बाद यानी कल्पना, आभासी का मतलब होता है कल्पना, यानी जिसकी आप कल्पना मन में करते हैं, बस सोचते हैं उसके बारे में। तो वैसे इमेज को तो आप क्या पर्दे के ऊपर नहीं दिखा सकते, कहीं भी नहीं दिखा सकते, तो आप इस तरह से भी इसको समझ के याद रख सकते हैं। अगला है कि आभासी प्रतिबिंब सदैव होता है, तो सदैव ये क्या होते हैं, ऊर्ध्वशीर्षी होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये क्या होता है कि अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है, तो अधिक वोल्टेज हमें ये क्या देता है, अधिक वोल्टेज देता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, तो आंसर की बात करूँ जो हैंड लेंस होता है ये इसका हिस्सा नहीं होता है। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्मी बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, तो यह इसमें होता है, तो यह किस में होता है, तो ये जो देखने को मिलता है हमें सौर भट्टी के अंदर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश एक आवर्धक लेंस होता है, तो आवर्धक लेंस कौन सा होता है, तो ये जो उत्तल लेंस होता है ये आवर्धक लेंस होता है। इसके बाद है कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तारों का टिमटिमाना होता है अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे आपको परावर्तन का भी परिभाषा याद होना चाहिए। जब एक माध्यम से आए प्रकाश और परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाए तो ये परावर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन का परिभाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे हो जाएगा लाल रंग। अगला है कि हीरे का पूर्ण अपवर्तन सूचकांक कितना होता है, तो ये कितना होता है 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है, तो हम लोगों ने देखा था कौन सा प्रक्रिया था, तो ये विकिरण प्रक्रिया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले सवाल हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों होता है। अब इसके पीछे का जो रीज़न होता है ये इसको बोलते हैं कि लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, या यूँ आप कह सकते हैं कि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है कि कॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है, तो ये जो निर्भर होता है प्रकीर्णन का कौन के ऊपर निर्भर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, तो हीरा का अपवर्तनांक जो है यहाँ पे सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की विभिन्नता किसके कारण होती है, ये विभिन्नता पाया जाता है सूर्य के किरणों का नत कोण के कारण, उसके बाद अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दिन की लंबाई होने के कारण, इन सभी कारणों से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है फोटोमीटर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आसमान नीला किसकी वजह से आता है, तो आसमान नीला जो दिखाई देता है हमें ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगले सवाल कि जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, तो आकार आवर्धित होता है, यानी बड़ा हो जाता है। अगला सवाल है कि आँख में प्रकाश की किरणें बाहरी
पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख के सामने स्थित डैश में प्रवेश करती है। तो बाहर की जो लाइट होती है, आने वाली लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करती है, तो आंख के किस भाग में प्रवेश करती है, हमसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये कॉर्निया में प्रवेश करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उस घटना का नाम क्या है जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग दिखाई देता है? तो ये ऐसा होता है कि अल्पेनलो के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो होता है ये सफ़ेद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। दो दर्पण द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या कितनी है जो कि 120 डिग्री से एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई है? तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसको यानी इमेज बराबर क्या करते हैं, नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या करते हैं, 360 बटे में क्या करते हैं, एंगल यानी थीटा। तो 360 को आप डिवाइड कर दीजिए 120 से, तो संख्या कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट होता है, तो ये कौन है? तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये होता है कनाडा बालसम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं, यानी ये क्या हो रहा है कि एंगल में यानी एंगल बना रहा है, और तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा के स्तरों उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित होता है? तो आंसर की बात करूं तो इसको रमन प्रभाव कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसके प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। आपने ट्रिक से याद किया होगा, बैजानी, पीनाला या फिर विबग्योर के नाम से। उसके बाद अगला सवाल है कि सूर्य के प्रकाश की लाल रंग और हरी तरंग दैर्घ्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंग दैर्घ्य को अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा पीला, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का अगर मैं बात करूं तो इसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? तो डेंटिस्ट लोग, क्या डेंटिस्ट लोग करते हैं या नहीं करते हैं? तो डेंटिस्ट लोग नहीं करते हैं, ये आपका जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं। जो गाड़ी के अंदर देखे होंगे, गाड़ी के बाहर वो साइड में जो मिरर लगे होते हैं उसके रूप में करते हैं। अगला सवाल है कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा कि पर्दे पर बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उसको वास्तविक कहते हैं, और जो समतल दर्पण पे बनते हैं उसको आभासी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो प्राथमिक रंग का लॉजिक कैसे याद रखना है? तो RGB, क्या रखना है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है, तो इस संयोग से बना पावर क्या होगा? तो पावर अगर इस संयोग से बनाया जाए तो ये हो जाता है कितना? तो ये हो जाता है -1.5 डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है, यह कौन सा दर्पण हो सकता है? तो अगर आंसर की बात करूँ ये तो या ये जो है या तो समतल या तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कितना? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि समुद्र जल के नीले रंग होने के पीछे का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे अगर कारण की मैं बात करूँ तो इसके पीछे जो कारण होता है ये होता है कि पानी द्वारा रोशनी का छितराव कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा होती है किसमें? तो ये होती है नीले प्रकाश में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो ये प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है, सोना और तांबे पीले प्रकाश को छोड़कर डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। तो किसको किसको अवशोषित करता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है नीला और बैंगनी को अवशोषित करता है, बाकी जो है सोना और ये सोना जो है और तांबा दोनों को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता है। अगला सवाल देखते हैं कि बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है। तो ये चीज़ें जो देखने को हमें मिलती है ये जो है परावर्तक परावर्तन के कारण देखने को मिलती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये होता है जर्मेनियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार की लेंस की सलाह देगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष है मतलब दूर दृष्टि दोष है। आप अब जो है आप बिल्कुल सिंपल समझ गए होंगे कि क्या चाहिए उसको। तो उसको चाहिए उत्तल, ठीक है, तो उसे उत्तल लेंस की आवश्यकता है। अगला बात करते हैं कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है किसके द्वारा, तो पुतली के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खगोल भौतिकी देखना है, हम लोगों ने लाइट देख लिया जिसमें कि 60 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अगर आप लाइट को अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो कम से कम ये मैराथन को देख लीजिए। आपका जो है लाइट से प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब लोग देखते हैं इस चैप्टर को। पहला सवाल है कि हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा कौन सा है। तो ये होता है अल्फा सेंचुरी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है रात, जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, अमावस्या कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, तो इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इस दिन को कहते हैं क्या, तो अमावस्या का दिवस कहते हैं या फिर न्यू मून डे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे को डैश कहते हैं। तो इस गहरे गड्ढे को कहते हैं क्रेटर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अल्पतम सघन ग्रह जिसकी सघनता जल की सघनता से भी कम है वो कौन सा है। तो ये है शनि। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, क्यों होता है। तो इसका रीजन ये है कि पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में नत होती। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि किस ग्रह की अल्पतम परिक्रमण अवधि होती है। तो अगर आंसर की बात करूं तो ये होती है बुध, ठीक है, जो कि ओनली फॉर कितना, तो 88 डेज होती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो ये है नेपच्यून का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो ये करता है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और सबसे बड़ा ग्रह है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो कितने देर में घूमती है। तो ये घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग जो है 24 घंटा। अगला सवाल कि उस खगोलीय शास्त्री का नाम बताइए जो एक अयन तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो ये कौन है। अगर इनकी मैं आंसर की बात करूं तो ये हैं स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं। मॉर्निंग स्टार की अगर बात करूं तो ये होता है वीनस यानी शुक्र। मॉर्निंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, ये दोनों वर्ड आप इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद है ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या होता है। तो ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम होता है हंटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। सौर परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। तो ये है वरुण। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो इनको जो है काला दिखाई देता है। किसी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी उचित इकाई होती है। तो तारे की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह कौन सा होता है। तो आंतरिक ग्रह जिसको कहते हैं वो समूह कौन सा है, तो बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है।
तो इस सुपर क्लस्टर का नाम है पार्वती। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है, तो ये जो साइरस है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डैश विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं, तो वहाँ पे कौन आएगा। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा वैन एलन। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच डैश दिन का अंतराल होता है, तो कितने दिन का अंतराल होता है ये पूछ रहा है। तो टोटल जो है 7 दिन का अंतराल होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी आपसे ये पूछ रहा है कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक जो है उसके पास उपग्रह है। चंद्रमा में कहने का मतलब होता है उपग्रह। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा शनि, जबकि सबसे बड़ा होता है बृहस्पति के पास। अच्छा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला सवाल है बिग बैंग सिद्धांत डैश की व्याख्या करता है, तो बिग बैंग सिद्धांत जो बताता है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। अगला है चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पैरिजी, ठीक है, या फिर इसी को भू समीपक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम लोग देखने वाले हैं पूरे फिजिक्स का जो मिसलेनियस टाइप के सवाल हैं जो कि आपको बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरा जीके पढ़ लेते हैं तो फिर आप उसका स्टैटिक पढ़ते हैं कि जो पॉइंट जो है आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसी तरह आपने फिजिक्स पूरा कर लिया है चैप्टर वाइज, अब जो है इसके जो मिसलेनियस हैं विविध हैं उसको भी पढ़ लीजिए, जहाँ से कि आपको बहुत काफ़ी सवाल मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी और ख़त्म कर लेते हैं। अब जो है हम लोग का फिजिक्स लगभग ख़त्म होने को है। पहला सवाल है कि अल्फा कण डैश आवेशित होते हैं, तो अल्फा कण के ऊपर जो होते हैं ये धनात्मक होते हैं, यानी ये धन आवेशित होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है कि सोल्डर जो कि कम गलनांक की एक मिश्र धातु है और इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये पूछ रहा है। तो सोल्डर जो है ये टीन और सीसा से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक है, तो अर्धचालक की अगर मैं बात करूँ तो जर्मेनियम जो है ये एक अर्धचालक है। अब आप क्या करिए, बाकी जो अर्धचालक है आप हमें उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन कौन अर्धचालक होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका आर्सेनिक हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि एलसीडी यानी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो एलसीडी की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लिया लगे हाथ। तो एलईडी की अगर मैं बात करूं तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला सवाल है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अवशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि उच्च रूप से रेडियोधर्मी होते हैं, इसी कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है, तो अगर आंसर की बात करूं तो हो जाएगा रेडियो सक्रिय विकिरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, तो किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो ये होती है नाभिकीय विखंडन से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है, तो किस प्रक्रिया के कारण होती है, तो ये आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जैव सन्निहत ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे आप जो नाभिकीय ऊर्जा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई, तो ये जो आपदा देखने को हमें मिली थी, ये आपदा जो है 6 अगस्त 1945 को देखने को मिलता है जापान के शहर के ऊपर अमेरिका के द्वारा, और 3 दिन बाद फिर से दूसरा भी मिल जाता है, वो भी अमेरिका के द्वारा जापान के शहर पे। ठीक है, तो पहला शहर कौन सा होता है, तो पहला शहर आपको बताना है, और दूसरा शहर होता है वो होता है आपका नागासाकी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डैश को
एक्स किरणों की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसको दिया गया था? तो ये था विल्हेम रॉन्टजन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि परमाणु संलयन अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित होता है? तो ये समीकरण होता है E बराबर mc²। ये आपको मैंने बताया भी था, आइंस्टाइन ने दिया था ये। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण को दर्शाता है? तो अल्फा कण को दर्शाता है कौन? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, हीलियम का कौन सा पार्ट है ये? तो हीलियम का है जिसका कि प्रोटॉन, ये जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है और एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, और ये इसका क्या हो गया? तो एटॉमिक मास हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है पिकोनोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किया हुआ था सर फ्रैंक व्हिटल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता हुआ था। तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद हैं भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर ने डैश संगीत के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो ये कौन थे? तो ये थे सीवी रमन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश का प्रयोग हवा की चाल मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो एनीमोमीटर होता है इसका यूज करते हैं हवा की गति मापने के लिए। इसके बाद लैक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए। उसके बाद स्पीडोमीटर का स्पीड मापने के लिए। थर्मामीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला सवाल है एक फोटोवोल्टिक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो आंसर की बात करूं तो इसके अंदर क्या होते हैं? प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला है कि डैश वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। तो यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो चलिए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया हुआ था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो लैक्टोमीटर ये आर्किमिडीज सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। और लैक्टोमीटर से करते क्या है? तो दूध की शुद्धता को मापते हैं। उसके बाद है नोबेल पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम जी को भौतिकी के क्षेत्र में, वेंकट रमन को रसायन के क्षेत्र में। तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो चलिए अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विशिष्ट सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो ये जो है प्रकाश का वेग, ये सापेक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है विक्रम साराभाई को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग जो है मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों के आकलन के लिए किया जाता है। तो ईईजी का फुल फॉर्म बताना है। तो ये फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ ईईजी का, तो ये होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अविशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जलवाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जलवाष्प का मापन है? तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि स्टीफन हॉकिंस हैं। स्टीफन हॉकिंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? तो ये एक वैज्ञानिक है जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि पृथ्वी का अचानक हिलना या कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको भूकंप कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि हैं? तो सदिश राशि की अगर मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है, जबकि बाकी सारे के सारे अदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिसमें कि गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? तो गैस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि गैस को ठोस में
परिवर्तित किया जाता है। तो ये प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जब बिजली पैदा करने के लिए उष्ण स्रोत का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? तो हमें बचाती है कौन भाई? तो ये हमें ओजोन बचाती है। O3 को ओजोन का फार्मूला है ये भी ध्यान रखेगा, ये ओजोन का फार्मूला है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? तो ये जो त्वरण है ना, ये अदिश राशि नहीं है। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर आती है? तो इसके भार में कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? बड़ा ही कॉमन वर्ड है और फेमस वर्ड है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टीआरपी बढ़ने से टेलीविज़न का क्या होता है, कमाई बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए टीआरपी बढ़ाने के लिए टेलीविज़न वाले जो न्यूज़ वाले होते हैं उल्टा सीधा क्या करते हैं, कुछ से कुछ लिख के थंबनेल बना के जो है चलाते रहते हैं न्यूज़। आपको भी पता है ये चीज़। चलिए अगला है कि पेट या शरीर के बाकी आंतरिक भागों के परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली एंडोस्कोपी इस तथ्य पर आधारित है। तो ये किसके ऊपर आधारित होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये आधारित होता है किसके ऊपर? तो ये संपूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अति चालकता के लिए वांछित अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में डैश प्रयुक्त होता है। तो इसके अंदर क्या प्रयुक्त होता है ये पूछ रहे हैं हमसे। तो आंसर की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर। तो परम शून्य ताप की अगर मैं बात करूं तो आणविक गति समाप्त हो जाती है। क्या होती है इस पर? आणविक गति समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे? सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है, विज्ञान के निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2001 स्पेस ओडिसी लिखा है और भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में प्रोफेसर का पद संभाला है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये है आर्थर सी क्लार्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? तो अगर आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा महेंद्र लाल सरकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर वृद्धि होती है? तो ये हो जाता है आर्द्रता के कारण। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, शंकुक डैश का एक भाग है। तो शंकुक जो होता है ये सौर घड़ी का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि दूर संचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर की सीमा औसतन डैश निर्धारित की गई है। तो ये की गई है 1.6 W/kg। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अगर आंसर की बात करूं तो ये होता है अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण होता है वेंटियोरीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कि इंफ्रारेड ऑप्टिकल डैश का उपयोग जेट इंजन रोटर ब्लेड के तापमान और गर्म स्थानों को मापने और निगरानी के लिए किया जा सकता है। तो आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से क्या करते हैं? तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगला है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? तो इसकी महत्व की अगर मैं बात करूं तो यह पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती है? बचाती है पूरे पृथ्वी को। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा, तो ग्राफोमीटर क्या? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं? तो विद्युत धारा को मेजर करते हैं। तो ग्राफोमीटर से क्या करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ग्राफोमीटर की अगर बात करूँ तो ये एंगल को मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्येक सुबह की कौन सी घटना क्वांटम यांत्रिकी का भाग है? तो ये अगर आंसर की बात करूँ तो ये जो है अलार्म का बजना। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये जो कार्य है ये अदिश राशि है, ना कि सदिश। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरण को मापता है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा विकिरण मापी। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें ऑडोमीटर होता है? तो ऑडोमीटर होता है कार के अंदर हो जाएगा, जो कि स्पीड, जो कि वो कितना दूरी कवर किया उसको दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि दाब के मात्रक को मीटर में रेखांकित करते हैं, ये कथन गलत है। अगला सवाल है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जिसकी सूचना 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक होता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो घर में आप जो है थर्मामीटर का यूज करते हैं जिससे बुखार मापते हैं, तो उस थर्मामीटर का रेंज क्या होता है, रेंज हमसे पूछा है। तो इसका जो रेंज होता है ना, ये 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कह रहा है फुलमिनोलॉजी का अध्ययन यानी फुलमिनोलॉजी के अंदर क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर अध्ययन करते हैं किसका, तो आकाशीय बिजली का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये उपकरण होता है पेरिस्कोप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चीज़ आपको बोरिंग थोड़ा ज़रूर लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन, बिकॉज आपने क्या किया है कि फिजिक्स को या फिर पूरे साइंस को हमेशा छोड़ के चला है, यानी आप इसको पढ़ते ही नहीं हो। अगर देखो पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, तो आप कम से कम जो मैं इस मैराथन के अंदर जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, कम से कम आप इसको घोर कर पी जाइए, और इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको करके चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है कि राइट बंधुओं ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब शुरू किया हुआ था। तो ये किया हुआ था 1903 के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। राइट बंधुओं के नाम बताएं जिन्हें हवाई जहाज़ के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है वेलवर और ऑरविल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कैवलर का आविष्कार किया था। तो कैवलर का आविष्कार किया था स्टेफनी लुइस कॉवलैक ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ था। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया हुआ था, ये किया हुआ था अल्फ्रेड नोबेल ने 1867-66 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और रुडोल्फ डीजल जो देख रहे हैं, इसने किसका आविष्कार किया था, क्या आप हमें बताएंगे। बड़ा ही कॉमन चीज़ का आविष्कार किया था इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं। और थॉमस अल्वा एडिसन बिल्कुल जानते होंगे। अगला सवाल है कि ऊर्जा परिमाण खोज के लिए 1918 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये वैज्ञानिक था मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लैंक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट। उसके बाद है कि वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो चलिए गलत कथन को देखते हैं। तो ये जो कथन है आपका क्वांटम मैकेनिक्स गैलीलियो, तो ये वाला कथन गलत है। बाकी जीमैन प्रभाव हेनरिक लॉरेंज, एक्स किरणों का विवर्तन तो मैक्स वानलियो, प्रकाश का विवर्तन सीवी रमन, ये सारे के सारे सही हैं। उसके बाद में सुपर कंडक्टिविटी की खोज डैश द्वारा की गई थी, जिन्हें 1913 में भौतिकी के नोबेल से भी सम्मानित किया गया। तो भौतिकी का नोबेल दिया गया था इनको, तो इनका नाम क्या है, तो हेइक कॉमेरलिंग ऑन्स हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया हुआ था। तो ये आविष्कार किया हुआ था वाटरमैन ने। ठीक है, फाउंटेन पेन वाटरमैन। अगला है कि डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है टोनोमीटर का उपयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि ठोस को उसके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए उन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया। तो अगर आंसर की बात करूं तो ये कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद है भौतिकी और खगोल विज्ञान में घटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र के प्रकाश स्रोत को रखे जाने पर वर्णक्रमीय रेखा के दो या दो से अधिक घटकों को थोड़ा अलग आवृत्ति में विभाजित करना शामिल है। तो ये होता है जीमैन प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं कि दोहरा विरोधाभास किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दोहरा विरोधाभास जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है सापेक्षता का सिद्धांत के साथ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो अगर आंसर की बात करूं, इसके लिए जिम्मेदार हैं कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब्द एस्करियन प्रभाव का संबंध विज्ञान के किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध जो है भौतिकी से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जा सकता है? तो अगर आंसर की बात करूं तो इसको कहते हैं कैलोरीमीटर। अगला सवाल है कि भारी पानी की खोज किसने की? तो भारी पानी की जो खोज की है यानी हैवी वाटर जिसको आप बोलते हैं, तो इसकी खोज की हुई है यूरे ने। अगला है डायनेमो की खोज किसने किया? तो डायनेमो का जो खोज किया हुआ ये किया हुआ है माइकल फैराडे ने, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी संस्थान के रूप में नामित किया गया था, स्थापित किया गया था? तो अगर आंसर की बात करूं तो ये है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, अब आप हमें कमेंट में बताइए कि ये जो आईआईटी खड़गपुर हैं ये किस राज्य के अंदर है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो इनका नाम है मैडम क्यूरी। एक तो इन्होंने जो है फिजिक्स में जीता हुआ है और दूसरा इन्होंने जो है केमिस्ट्री के अंदर जीता हुआ है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार जीते हैं, यानी सेम विषय में जीता है, जबकि मैडम क्यूरी ने अलग अलग विषयों में जीता है। तो ये हैं जॉन बार्डिन। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा फिजिक्स का मैराथन ख़त्म हो जाता है। और माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गला भी ख़राब है और मेरा तबीयत भी ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गड़बड़ आवाज़ है। लेकिन आप कॉपरेट किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह सपोर्ट बनाए रहिए, प्यार बनाए रहिए। मैं आपके लिए सेलेक्टिव कंटेंट लेकर आते रहूँगा। और इस तरह की आप मेहनत जब करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और ऐसा कंटेंट ही आपको पढ़ना होगा। आप फालतू की चीज़ें मत पढ़िए यहाँ वहाँ, बस हमारे मैराथन को देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।